नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण वर्तमान संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का भी एक प्रमुख स्थान है। मूल रूप से इन दोनों प्रक्रियाओं का संबंध अर्थव्यवस्था से है, लेकिन अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं परस्पर संबंधित। इस प्रकार या कारण अर्थव्यवस्था से संबंधित परिवर्तन भी समाज की संरचना तथा विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। यह प्रक्रिया इस मान्यताओं पर आधारित है कि किसी एक देश में जो ज्ञान और प्रौद्योगिक विकास उपलब्ध हो, उसका लाभ दुनिया के सभी देशों को मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब विभिन्न देशों के बीच प्राविधिक विकास, मानव संसाधनों, नवाचारों और उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान निर्बाध रूप से होता रहे। इससे विकसित राष्ट्रों में संचित पूंजी विकासशील और अल्प विकसित देशों में विनियोजित होती है तथा अल्प विकसित देशों में उपलब्ध सस्ते श्रम से उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है। इसी को सरल शब्दों में हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी कीमत के निर्धारण में सरकार के नियंत्रण को धीरे धीरे कम किया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि जनसाधारण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण रहे, जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों का शोषण न किया जा सके। इसी आधार पर अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए कोटा, परमिट और लाइसेंस देने की नीति अपनाई गई है। पिछड़े हुए क्षेत्रों, समाज के कमज़ोर वर्गों तथा कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को अनुदान के द्वारा कम कीमत पर बेचने का निर्णय लिया गया। उदारीकरण प्रतियोगिता पर आधारित उत्पादन प्रणाली से संबंधित है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी अनुदान मिलने से व्यक्ति अपने आप को प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं बना पाता। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण तथा उदारीकरण परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के फलस्वरूप समाज में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई तथा आर्थिक संबंधों ने एक नया रूप लेना आरंभ कर दिया। इसके प्रभाव से समाज की परंपरागत वर्ग संरचना में परिवर्तन होने के साथ ही परंपरागत संस्थाओं में परिवर्तन होने लगा। इससे विभिन्न देश
एक दूसरे के निकट आए, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक अभिसरण में और अधिक वृद्धि होने लगी। भारत में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रकृति तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक मूल्यों के किसी भी एक भाग में पैदा होने वाला परिवर्तन अनेक दूसरे परिवर्तन उत्पन्न करता है। गुन्नार मेडल ने लिखा है कि भारत की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जिन अनेक नए तथ्यों का समावेश हुआ है, उसके फलस्वरूप यहाँ सामाजिक विकास की गति भी तेज हुई। आपके अनुसार विकास का ऐसा चक्र है जो एक पक्ष में होने वाले उपयोगी और बुद्धि संगत परिवर्तन से दूसरे पक्षों में भी उपयोगी परिवर्तन लाता है। ऐसे परिवर्तन यदि संतुलित ना हो तो समाज में अनेक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। इन समस्याओं से बचने का यही तरीका है कि बुद्धि संगत और संतुलित उपायों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक नया संतुलन स्थापित किया जाए। मेडल का यह भी मानना है कि विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक विकास से ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए लोगों की मनोवृत्तियों में इस तरह के परिवर्तन होना जरूरी है जिसमें वे वर्तमान व्यवस्था में स्वयं ही उपयोगी परिवर्तन लाने के योग्य बन सके। डॉक्टर S.C. दुबे ने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन और रूपांतरण से उत्पन्न अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभावों का उल्लेख किया है। आपके शब्दों में वर्तमान सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों में जो खलबली पैदा हुई है, उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। अधिकांश लोगों ने परिवर्तन और आवश्यकता को महसूस करना आरंभ कर दिया है तथा कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित होने लगे हैं जो समाज के लिए अधिक उपयोगी है। इसके साथ ही समकालीन भारतीय समाज परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें बहुत से भ्रमों और विरोधाभासों का भी समावेश है। इस दशा में यह जरूरी है कि सभी तरह की आर्थिक असमानताओं और अन्यायों को दूर करके जन चेतना को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आरंभ किए जाएं। पुराणों और सुनी सुनाई बातों पर निर्भर रहने की बजाय यहाँ के वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास से लोगों को परिचित कराया जाए। इससे भारतीय संस्कृति की उपयोगी और सम्मानकारी परंपरा को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हमें अतीत के उन पक्षपातपूर्ण व्यवहारों से छुटकारा मिल सकेगा जिन्होंने एक लंबे समय तक भारतीय सामाजिक संरचना को अपने शिकंजे में कसे रखा है। वास्तव में यह वह मंत्र है जिसके आधार पर वर्तमान परिवर्तनों को अधिक सुखद और उपयोगी बनाया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।